नमस्कार। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको आदिकाल शुरू कर दिया था। आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको बताया कि 4 कालों में इसको बाँटा गया है और उसके संदर्भ में मैंने कुछ प्रवृत्तियाँ आपको समझाई थी और शुरू कर दिया था आदिकाल के बारे में बताना। तो अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको यहाँ समझा दूँ, ठीक है? उन महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित जो प्रश्न हैं, वो भी इन्हीं जो मैं आपको लिखाऊँगी आंकड़े या जो संबंधित तथ्य हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम डाल लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमने डाला था, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ रहे थे आदिकाल। और आदिकाल को हमने कहा था क्या, वीरगाथा काल। क्या कहा था, वीरगाथा काल। तो आदिकाल से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य उनको हमें यहाँ समझना है। ठीक है, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, कौन से हो। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनके अनुसार। तो यहाँ देखते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या है और क्या कहा है उन्हें। तो हम एक बार इसको लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझेंगे कि इनसे संबंधित जो प्रश्न है, ये जो तथ्य है उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, देखो क्या कहा है, प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही, क्या कहा है, प्राकृत की अंतिम अवस्था से, अर्थात हमारी भाषा रही है, ठीक है, अंतिम अवस्था से ही, प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही, ठीक है, अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी साहित्य का, ठीक है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव यानी प्रादुर्भाव, या कब जन्म हुआ, कब हुआ, ये आविर्भाव माना जाता है। कब इसकी शुरुआत हुई, आविर्भाव में, ठीक है, माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उस समय गाथा, गाथा क्या है, कथाएं, ठीक है, गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, प्राकृत का बोध होता था, ठीक है, बोध होता था। गाथा जो शब्द कहा जाता है तो क्या माना जाता था, प्राकृत भाषा का बोध कराता था, ठीक है। वैसे ही दोहा या दुहा कहने से होता था, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही दोहा, दोहा भी एक छंद है, या दूहा, ठीक है, दोहा या दूहा, ठीक है, कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। दोहा कहने से, दोहा कहने से अपभ्रंश का, अपभ्रंश का पद्य, ठीक है, पद्य समझा जाता था। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर इससे लाइन से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको समझाऊंगी, ठीक है, समझा जाता था, ठीक है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल, अतः हिंदी साहित्य का, क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, क्या है, आदिकाल, जो हमारा आदिकाल अभी पढ़ रहे हैं उसी के बारे में, संवत 1050 से लेकर, संवत 1050 से लेकर, क्या हमने ये आपको यही समझाया था, ठीक है, 1000 से लेकर संवत 1375 तक, संवत 1375 तक, ठीक है, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें तो हम, अर्थात महाराजा भोज, ठीक है, महाराज भोज के समय से लेकर, भोज के समय से लेकर, ठीक है, महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। हमीर देव, ठीक है, हमीर देव के समय से, के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है, पीछे तक क्या है, माना जाता है। ये कौन कह रहे हैं, ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, ठीक है, शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ, यद्यपि जनश्रुति जो लोगों के द्वारा कही गई है, ठीक है, जनश्रुति, ठीक है, यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ, इस काल का आरंभ, ठीक है, इस काल का आरंभ और पीछे तक ले जाती है, और पीछे तक
ले जाती है, ठीक है, पीछे तक ले जाती है। और संवत 770 में भोज के, और संवत 770 में, ठीक है, भोज के पूर्व पुरुष, भोज के पूर्व पुरुष यानी भोज से पहले, ठीक है, पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद, राजा मान के सभासद, ठीक है, ये जो राजा मान के सभासद, ठीक है, पुष्य नामक किसी बंदीजन, पुष्य नामक किसी बंदीजन, ठीक है, क्या है, पुष्य नामक किसी बंदीजन। बंदीजन कौन होते हैं, दरबार में राजा महाराजों की प्रशंसा किया करते थे, उनके गुणगान किया करते थे, उन्हें बंदीजन कहा जाता था, सौदे गाते थे, ठीक है। बंदीजन का दोहे में, का दोहे में, ठीक है, एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, ठीक है, लिखना बताती है, ठीक है, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, अब शुक्ल जी ने आदिकाल को लेकर जो बात कही उसको हम देखते हैं, क्या कहा है, प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो प्रश्न बनता है हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, तो प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है उससे ही इसका हिंदी काल का आविर्भाव, पहला प्रश्न है। उस समय गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, ठीक है, तो गाथा क्या था, एक छंद था, क्या था गाथा, ये जो गाथा है ये एक छंद था, ठीक है, छंद था, गाथा छंद, ठीक है, जो कि किसमें प्रयोग होता था, प्राकृत भाषा में। तो जैसे ही गाथा शब्द आता था तो गाथा सिर्फ प्राकृत भाषा में प्रयोग हुआ है, तो गाथा कहने से जैसे प्राकृत का बोध होता है, तो गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है, प्राकृतिक भाषा का, ठीक है। उसी प्रकार से दोहा या दुआ जो छंद था वो अपभ्रंश का पद्य माना जाता था, तो दोनों ही है, गाथा किसका बोध कराता है, प्राकृत का, और अपभ्रंश में कौन सा दुआ था, वो दुआ या दुआ, तो किसी भी तरह से प्रश्न आता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल, आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी देखिए, अतः हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है 1050 से लेकर 1375 तक, यानी 1050 से लेकर 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें, अगर तथ्य देखें तो वो 1050 से 1375 है, वो विक्रम संवत। लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक इसको माना जाता है, किसको, आदिकाल के समय को माना जाता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे तक ले जाती है, जनश्रुति यानी लोग जो कहते हैं कथन की भाई कब रहा होगा, कैसे रहा होगा, तो क्या कहते हैं ये उसको और पीछे ले जाती है, यानी संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष, इनसे पहले जो पुरुष थे राजा मान के सभासद, पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहे में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। बंदीजन का, बंदीजन कौन होते थे, जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा के गुणगान किया करते थे और साथ ही क्या करते थे, उनके शौर्य की गाथा गाया करते थे, उन्हें बंदीजन कहा जाता। लेकिन ऐसा इसका कोई लिखित रूप से प्रमाण नहीं है, तो प्रश्न हमारे 3 बन जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था, हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना जाता है, प्राकृतिक अवस्था से। गाथा किस भाषा का पर्याय माना गया, बोध का माना गया, किसका प्राकृतिक भाषा का माना गया गाथा, ठीक है, गाथा कहने से क्या होता था, प्राकृतिक भाषा का बोध हो जाता। तो इस तरह से हमारा यहाँ प्रश्न होता है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने किसके लिए कहा है, जिन्होंने आदिकाल के संबंध में कहा है। अब दूसरे आते हैं हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहती है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहती हैं कि इनके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, इस प्रकार, इस प्रकार 10वीं से 14वीं, ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, 10वीं कौन सी है अपनी, 1000 ईस्वी, ठीक है, क्या है 1000 ईस्वी, ठीक है, शताब्दी, शताब्दी का काल, ठीक है, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं,
के क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो समय रहा उसे आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। आगे क्या कहा है, भाषा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। बढ़ाव क्या है, विकास, बढ़ाव क्या है, विकास है। तो अजय प्रस्तुति क्या कहते हैं कि ये जो 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल रहा है, 10वीं नहीं 1000 काल रहा है, वो लिखा आदिकाल कहा गया है। और इस दृष्टि से अपभ्रंश यानी इसमें क्या है, अपभ्रंश का विकास ज्यादा हुआ है। किसका मानना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, किसका मानना है, द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आगे क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि दोहा या दुआ अपभ्रंश का अपना छंद है। ये जो दोहा है, ठीक है, या दुहा, जो हमने आपको पहले बताया, दोहा या दुहा, ठीक है, अपभ्रंश का अपना छंद है। गाथा जैसे प्राकृत भाषा का है, उसी प्रकार से दोहा या दुआ क्या है, अपभ्रंश का क्या है, अपभ्रंश का अपना छंद है, अपना छंद। ठीक है, अपना छंद है। इसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, इसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार होगा, इसी उसी प्रकार जिस प्रकार ये अपना दोहा अपभ्रंश का है, उसी प्रकार गाथा, गाथा या गहा, वर्तमान में इसको गहा कह दिया गया, ठीक है, गाथा या गहा, ठीक है, प्राकृत का अपना छंद है। तो दोनों को ध्यान रखना है, प्राकृत का अपना छंद है। ठीक है, जैसे दोहा या धुआ किसका माना था, अपभ्रंश का, उसी प्रकार से गाथा या गहा किसका माना जाएगा, प्राकृत का। इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी इसी नाम से पता चल जाता है जो छंद है ये हमारा अपभ्रंश के समय में प्रयोग किया गया, और ये जो गाथा है जो प्राकृत के समय में छंद का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब आता है आदिकाल का सीमा निर्धारण। ये जो आदिकाल का सीमा निर्धारण है, इसके संबंध में मतभेद भी पाए गए हैं। आदिकाल का सीमा निर्धारण यानी समय क्या रहा है, इसके बारे में भी एक मत नहीं है विद्यमान। ठीक है, कुछ कुछ का एक मत जैसे हम मान सकते हैं कि समान निर्धारण बताया गया, लेकिन बहुत से ऐसे जिनका समान नहीं माना गया। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, राम कुमार वर्मा इसको क्या करते हैं, दो कालों में विभाजित किया है। किसने, आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने दो कालों में विभाजित किया है। दो कालों में क्या किया है, इसको विभाजित किया है। ठीक है, विभाजित किया है। ठीक है, अब वो दो कौन से कौन किया था। तो पहला है हमारा, आता है हमारा पहला काल आ जाता है संधि काल। कौन सा है, संधि काल। ठीक है, संधि काल, संधि काल कब माना गया, विक्रम संवत से। ठीक है, विक्रम संवत, ठीक है, 750। अब इसमें से 57 वर्ष कम कर दे तो ईस्वी आ जाती है। ठीक है, विक्रम संवत हमारा 57 वर्ष आ गया, पहले बता चुकी हूँ आपको। तो 600 अगर क्या हो जाएगा, 93 ईस्वी। ठीक है, विक्रम संवत कब तक माना गया है, ये 1000। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाता है हमारा 943 ईस्वी। ठीक है, इसी प्रकार से इनका जो दूसरा काल है, पहला संधि काल और दूसरा आता है इनका चारण काल। तो चारण काल का समय रहेगा हमारा, इनके द्वारा जो रामकुमार वर्मा इन्होंने बताया कि रहेगा विक्रम संवत। क्या रहेगा, विक्रम संवत 1000 यानी 943 ईस्वी। ठीक है, कितना रहेगा, विक्रम संवत 1375। 1370 को ईस्वी में बदल दें तो 1318 ईस्वी। ठीक है, किसने कहा, ये कहा रामकुमार वर्मा ने। यानी आदिकाल को दो भागों में बांट दिया, पहला संधि काल और दूसरा आपका चारण काल। अब ये शुक्ल जी के काल के ये जो है, ये जो इन्होंने समय बताया, अगर हम देखें तो कौन सा चारण काल जो बता रहे हैं, तो ये हमारे शुक्ल जी के काल के बिल्कुल निकट है। क्या है, शुक्ल जी के काल निर्धारण के निकट है। शुक्ल जी के काल निर्धारण के बिल्कुल निकट है। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का निर्धारण के निकट है।
ठीक है, निकट है। कौन सा है? जैसे उन्होंने शुक्ल जी ने कहता है 1050, ये बताया शुक्ल जी ने संवत के हिसाब से बताया था उन्होंने 1050, ठीक है। 1050 से 1375 जो कि हमने इसको मान्यता दी है, एक मत माना है इसके संदर्भ में, ठीक है। तो विक्रम संवत माना है, ठीक है, विक्रम संवत माना है, ठीक है। तो ये जो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल, ये आदिकाल का जो समय निर्धारण किया उसको दो भागों में बांटा। इसमें जो दूसरा हमारा चारण कराता है वो शुक्ल जी के काल निर्धारण के बिल्कुल निकट है, ठीक है। किसके निकट है? शुक्ल जी के। तो ये होता है हमारा शुक्ल जी के द्वारा किया गया काल निर्धारण। अगर हम दूसरा देखते हैं राहुल सांकृत्य का, किसका देखें हम? राहुल सांकृत्य, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। क्या कहते हैं राहुल सांकृत्यायन ने की? राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया है? विक्रम संवत, इन्होंने क्या माना है? देखिए इन्होंने माना है विक्रम संवत। कौन सा माना है? इनके द्वारा माना गया विक्रम संवत 826। तो इसको ईस्वी में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 769 ईस्वी, ठीक है। और विक्रम संवत 1357, तो ये 1300 हो जाएगा क्योंकि हमारा 57 वर्ष विक्रम संवत आगे है, तो ये ईस्वी जाएगा, ठीक है। ये जाता गया। अब देखते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के काल निर्धारण में क्या करा? क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? विक्रम संवत 1057, तो ये क्या हो गया? 1000 ईस्वी हो गई है ना। कहाँ तक माना है? विक्रम संवत 1457, ये 1400 ईस्वी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें गणपति चंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र शुक्ल नहीं है, गणपति चंद्र गुप्त जी है। ये गुप्त ने क्या बताया? इसका समय बताया विक्रम संवत 1241, विक्रम संवत 1241, ठीक है। इसको ईस्वी में अगर हम देखते हैं तो कितना जाता है? 1184 ईस्वी, 1184 ईस्वी, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक माना है? विक्रम संवत 1407, तो इसका ईस्वी में देखते कितना हो जाएगा? 1350 ईस्वी, कितना हो जाएगा? 1350 ईस्वी। ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं आदिकाल के काल निर्धारण को लेकर। अगर हम इसमें एक और देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लेते हैं, जो कि सर्वमान्य मत माना गया, इसी को हमने आधार माना है, ठीक है। किसको आधार माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि क्या है? हमारे सर्वमान्य मत के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के मत को क्या माना गया है? सर्वमान्य मत, इसी को मान्यता दी गई है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको सर्वमान्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के काल निर्धारण को लेकर क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि विक्रम संवत 1050, जो कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, ठीक है। विक्रम संवत 1050, ठीक है, ये विक्रम संवत है। इसका ईस्वी जाएगा हमारा, हो जाएगा 993 ईस्वी, 993 ईस्वी, ठीक है। और कितने से लेकर है? विक्रम संवत 1375, 1375 यानी 1318 ईस्वी, ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का काल, यानी इतने समय से इतने समय तक आदिकाल रहा है, और इसी को सर्वमान्य मत की मान्यता दी गई है, ठीक है। ये तो होता है इसका काल निर्धारण। अब आता है हमारा, अगर हम देखें तो आदिकाल का नामकरण, यानी नामकरण किसने क्या दिया है, आदिकाल को किस किसने किस नामों से पुकारा है, तो ये होता है हमारा आदिकाल का नामकरण, ठीक है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग बताया, इसको दीर्घगाथा काल कहा गया, सिद्ध सामंत काल गया, चारण भाट काल कहा गया है, ठीक है। इसको बीजप्पन काल गया, तो ये कहा किसने है, ये हमें देखना है, ठीक है। आदिकाल का नामकरण, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं आदिकाल के नामकरण के बारे में, हम यहाँ लिख देते हैं आपको नामकरण किया है किसने, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम इसका प्रस्तुता यानी प्रणेता कौन है, किसके द्वारा बताया गया है। प्रस्तुता यानी प्रणेता कौन है, किसके द्वारा। अगर मैं सबसे पहले कहूँगी चारण काल, चारण काल आदिकाल को कहा है, तो ये किसने कहा है, ये हमें देखना है। तो चारण काल कहा है आदिकाल को, किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही आदिकाल को चारण काल की उपाधि दी गई,
दूसरा दे प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को प्रारंभिक काल कह रहे हैं। मिश्र बंधु एवं गणपति चंद्रगुप्त। किसने कहा है? मिश्र बंधु व गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, किसने कहा है? ये प्रारंभिक काल इन दोनों ने कहा है। ठीक है, तीसरा है बीजप्पन काल। बीजप्पन काल मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। बीजप्पन काल जो है क्या है? ये है हमारा, यानी इसमें सारे तत्व मुख्य मुख्य तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो बीजप्पन काल किसने कहा है? ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है हमारा वीर गाथा काल, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीर गाथा काल, वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को, और वो कहा है हमारा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट देखते हैं हम सिद्ध सामंत काल। सिद्धों का बड़ा बोलबाला था, तो उस समय इसी आधार पर ही सिद्ध सामंत काल की नामकरण किया गया, और वो किया गया था राहुल सांकृत्य के द्वारा। किसके द्वारा किया था? राहुल सांकृत्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा वीर काल। अभी वीर काल किसने कहा है? वीर काल का है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? इसको आदिकाल को क्या कहा है? ये वीर काल कहा है। नेक्स्ट देखें तो हमारे इसमें संधि व चारण काल, जो कि अभी हमने पढ़ा था। संधि व चारण, तो संधि आदिकाल को दो भागों में बांटा था। किसने काटा था? डॉक्टर किसने बताया था? रामकुमार वर्मा ने। किसने? रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा था, एक संधि और चारण काल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो वो आता है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी से। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा जय काव्य काल। जय काव्य काल। जय काव्य काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल ने। किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल ने। इन्हें रसाल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रसाल। ठीक है, और एक और है हमारा, और वो है हमारा अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल किसको कहा है? आदिकाल को। और किसने कहा है? अपभ्रंश काल का है धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा। अब प्रश्न आएगा कैसे? देखो, प्रश्न होगा आपका कि जो ये नामकरण किए हैं मैंने, ये आपको ये बताए हैं, तो पूछा जाता है कि आदिकाल का जो है चारण काल किसके द्वारा कहा गया? तो आपको बताना चाहिए जॉर्ज ग्रेस ने सबसे पहले आदिकाल को चारण कहा। प्रारंभिक काल किसके द्वारा? विश्वबंधु गणपति के द्वारा कहा गया। बीजप्पन काल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कहा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसके बाद वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंतों का काल राहुल सांकृत्य के द्वारा कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। संधि व चारण काल रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसी प्रकार से जय काव्य काल जो रमाशंकर शुक्ल और रसाल कहा जाता है, इनके द्वारा। और अंतिम हमारा होता है अपभ्रंश काल, जो कि धीरेन्द्र के द्वारा कहा गया है। तो काल निर्धारण के संबंध में ये ध्यान रखना कि प्रश्न इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि जो आदिकाल को मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, कि इसके संदर्भ में आ सकता है। अब आता है हमारा हिंदी के जो प्रथम कवि किसे माने गए हैं? आदिकाल में जो हिंदी के प्रथम कवि है वो कौन माने गए हैं, उसको एक बार देखते हैं हम कि हिंदी के जो प्रथम कवि है वो कौन माने गए हैं। आपको ये सारी चीज़ों को जो मैं आपको तथ्य बता रही हूँ, इनको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब होता है हमारा हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए, एक बार इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए हैं? देखो, आदिकाल में उस समय के कवि कौन रहे हैं, इसके बारे में भी काफ़ी विवादास्पद परिस्थितियाँ रही है। तो इसको अगर हम देखें तो वही इसकी तरह देख लेते हैं, यहाँ कवि देख लेते हैं और यहाँ प्रस्तोता यानी किसके द्वारा माना गया है। ठीक है, किसके मत को सर्वमान्य मत दिया गया, ये भी यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, अगर मैं कवि की बात करूँ, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, तो अगर मैं कहूँ पुष्पदत्त, पुष्प जो आपकी है, पुष्प आपका दंड, इनको क्या कहा जाता है? पुण्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुण्य। तो इनको किसने माना? ये कवि रहेंगे, ऐसा मानना है शिव सिंह सेंगर का। किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर के द्वारा माना गया है कि जो पुष्पदत्त
या पुष्प ये हैं, ये ही हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने गए। अगर मैं कहूँ शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, ठीक है, जो शालिभद्र सूरी है वो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है, जिसके द्वारा गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। तीसरे आते हैं हमारे स्वयंभू, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। स्वयंभू के बारे में हमेशा प्रश्न आ जाता है कई बार। तो स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा ने। हिंदी का अगर मैं कहूँ आदि कवि या प्रारंभ, तो राम कुमार वर्मा के द्वारा जो स्वयंभू बना हुआ है वो उसको माना जाता है। अब आता है सरहपाद। कौन है? सरहपाद। तो इसको माना है, ये हमारे राहुल सावरकर ने। किसने माना है? राहुल सावरकर का मानना है कि सरहपाद जो है यही हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। ठीक है। अब्दुल रहमान, कौन से हैं? अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, इनको इनका एक दूसरा भी नाम है अद्दहमान। इनको एक और नाम से जाना जाता है, अद्दहमान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अब्दुल रहमान को अद्दहमान, कई बार एग्जाम में अद्दहमान आ जाए तो कंफ्यूजन होना, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको माना है? अब्दुल रहमान को। ठीक है, क्या माना है? प्रथम कवि माना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्यापति, और विद्यापति प्रथम कवि हैं ऐसा कहने वाले हैं हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पदत्त को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को, सरहपाद को। सरहपाद और स्वयंभू में अक्सर प्रश्न आता है, तो आपको ध्यान रखना इसका। ठीक है। अब्दुल रहमान और विद्यापति के किस किसने इन्हें प्रथम कवि माना, ये प्रस्तुत है, इनके द्वारा इनको प्रथम कवि माना गया है। ठीक है। तो आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, जो समय है, जो काल निर्धारण है, जो इनकी विशेषताएं हैं, जो इनका नामकरण है और जो इनके प्रथम कवि हैं, वो सारा मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। सारी डिटेल जितनी भी बारीकी होती रहूंगी, मैं आपको हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझाऊंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है।